क्वेश्चन मिला सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है ना? देखो मैं पहले बना लेता हूँ, फिर आप लोग बनाइएगा। कुछ लोगों को फॉर्मेट में भी कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक बार पहले पूरा सम्स का डिस्कशन सुन लो, उसके बाद बनाना। जो भी थोड़ी बहुत डाउट आ रही होगी क्लियर हो जाएगी, समझे? सम्स एक बार पढ़ रहे हैं, देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बुक विथ सुटेबल कॉलम्स। मिला? आप कर लो अपना, ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन मिला ना सभी को? सुटेबल कॉलम, सुटेबल कॉलम इंडिकेट कर रहा है कि जब हम लोग सम्स पढ़ेंगे जो जो चीज़ इसमें दिखेगा सेपरेट कॉलम होगा। तो फर्स्ट में तो एक बैलेंस इन हैंड दिया है, मतलब कैश का बैलेंस है, तो कैश का कॉलम रहेगा। उसके बाद लिखा है बैंक बैलेंस विथ एसबीआई। एसबीआई में पैसा जमा है, एक बैंक का कॉलम हो गया। उसके नीचे देखोगे तो लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस विथ पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक का भी एक बैलेंस दिया हुआ है, तो एक बैंक का कॉलम ये हो गया। मतलब बैंक में मेरे पास दो बैंक हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब दो बैंक रहता है ना, तो दोनों का सेपरेट कॉलम रखते हैं। बात समझे? तो जिन लोगों को कॉलम देख के कन्फ्यूजन हो रहा था, मेरे ख्याल से बात अभी क्लियर हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपके सम्स में 3 बैंक रहेगा, तो बैंक के अंदर में 3 कॉलम होगा। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एसबीआई से कोई काम हुआ, वो वाला काम हम पीएनबी से दिखा दें, या पीएनबी से पैसा निकालें और वो एसबीआई में दिखा दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? जब दो अलग अलग बैंक है तो दोनों का तो रिकॉर्डिंग भी अलग अलग होगा। आपका ही अगर दो अलग अलग बैंक में अकाउंट होगा, या आपका नहीं होगा, पापा का अकाउंट होगा दो अलग अलग बैंक में, तो ऐसा होता है क्या कि तुम एसबीआई में जमा कर रहे हो और जमा हो गया पीएनबी में? नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो जब दोनों का ट्रांजेक्शन अलग रहेगा तो दोनों का रिकॉर्डिंग भी तो अलग होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, कॉलम अलग अलग करेंगे। बात समझे? सिंपल है। डेट पार्टिकुलर्स VNLF, कैश, और बैंक के अंदर में 2 सेपरेट कॉलम रख लेंगे, दोनों बैंक का नाम। इधर भी वही है, डेट पार्टिकुलर्स VNLF, कैश अलग है, और बैंक के अंदर में 2 कॉलम है, एक एसबीआई का और एक पीएनबी का। ठीक। अभी क्या करते हैं, जब आपको ये फॉर्मेट वाली बात क्लियर हो गई तो हम लोग एक एक एंट्री पढ़ते हैं और उसका पोस्टिंग करते हैं। आप लोग केयरफुली देखिएगा, और जिस जिस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन देकर फिर से कोशिश करूंगा आपका क्लियर हो। और एक और बात है, हम लोग ये जान चुके हैं कि कैश बुक में नरेशन लिखा जाता है, पहले के सम्स में लिखे भी हैं। इस सम्स में हम नरेशन नहीं लिखेंगे, बात समझे? विदाउट नरेशन करेंगे, ठीक है? नरेशन तो आप लोग लिख ही सकते हो, लिखना भी नहीं चाहते होगे, लेकिन एग्जाम में मैंडेट है, कैश बुक के साथ नरेशन लिखा जाता है। अगर वो तुम्हारे पेपर में मेंशन कर दे कि प्रिपेयर ए सुटेबल कैश बुक, ब्रैकेट में लिख दिया विदाउट नरेशन, तो फिर आप खुश हो जाना कि हमको नरेशन लिखना नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आपको कैश बुक बनाना है, तो फिर आप जान के रखिएगा कि कैश बुक का नियम होता है, उसमें नरेशन आपको लिखना है। ठीक। सबसे पहले बैलेंस दिखाते हैं। 2024 का डेट दिया है 1 अप्रैल का, है ना? ऊपर का हेडिंग हम नहीं लिख रहे हैं भाई, लिख लोगे ना? ऊपर का हेडिंग समझ रहे हैं ना? इन द बुक्स ऑफ, किसी का नाम दिया है पर्सन का, तो डॉट डॉट कर दें, और कैश बुक डबल कॉलम ही है, डबल कॉलम ही है, बस बैंक का सब डिवीजन हो गया। बात समझे? तो हम लोग यहाँ पर लिख दें कैश एंड बैंक कॉलम। किसी के मन में अगर डाउट आ रहा है कि डबल कॉलम लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो बैंक का 2 कॉलम है, बात समझे? तो सिंपली क्या लिख दोगे, कैश एंड बैंक कॉलम, हो गया। जिसको डबल समझना है वो डबल समझ लेगा, कैश एंड बैंक कॉलम 2 हुआ ना। और जिसको समझना है कि बैंक में तो 2 बैंक है, तो भी गलत नहीं है, कैश भी है और बैंक भी है, कैश एंड बैंक कॉलम। जनवरी का डेट है या अप्रैल का? अप्रैल 1, बताना थोड़ा। 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD,
कितना बैलेंस दिया कैश का? 5000। और बैंक में बोलो बोलो, SBI का दिया है 10,600 है ना, तो SBI में लिख दिया 10,600। और PNB का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि मेरा पैसा जमा नहीं है बैंक में, हमने ज्यादा पैसा निकाल रखा है, तो इधर नहीं दिखाएंगे। जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो वो मेरी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस किस साइड दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में। बात समझे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 1। कितने का? 9960। ठीक, चलिए अब आगे देखिए 3 तारीख को क्या बोला है। कैश सेल्स, और कैश सेल्स हुआ है और GST भी आया है ना। हम लोग जर्नल के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, सिंपल थॉट पे कर रहे हैं। जर्नल के हिसाब से ऑलरेडी बता चुके हैं, लास्ट डिस्कशन में भी हुआ था। अभी आप सिंपल सेंस में करो इसको। सिंपल सेंस मतलब पैसे आएंगे डेबिट में रिकॉर्ड होगा, पैसे जाएंगे क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक, कैश सेल्स हुआ है, पैसा आ रहा है 25,000 दिखा 3 तारीख को, किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। 3 अप्रैल का डेट दे दिए, लिख दिए टू सेल्स अकाउंट, और कैश में पैसा डाल दिए कितना? 25,000। क्लियर है? GST आया है 2, आउटपुट होगा ना, आउटपुट CGST कितना परसेंट बोला है? 6%। 25,000 का 6% निकालो, 1500 आएगा, 1500 है ना। और 2 आउटपुट SGST, ये भी कितना? 6% है, कितना रहेगा? 1500। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6 तारीख को लिखा है परचेज गुड्स, मिल रहा है। गुड्स परचेज हुआ, पैसा जाएगा, किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। और इसके साथ क्या होता है? CGST दिया है 6% इसमें भी, है ना। तो इसका तो GST का पैसा जाएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितना तारीख का डेट है? 6। बाय परचेज पैसा गया है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है, कितने का? 18,000 का, 18 है ना। और लिखेंगे इसी डेट में बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। कितना परसेंट? 6%। 18,000 का 6% निकालोगे, 18 छक 108, 1080 आएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, समझ रहे हैं? कैलकुलेटर अलाउ होगा तब तो बहुत आसान बात है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कष्ट का बात है ना। तब हम लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा कि 18,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर 2 शून्य कटेगा, फिर 180 बचेगा, 180 का 6 से मल्टीप्लाई करें। समझ रहे हैं? जो टेबल हिंदी में याद करके रखे हैं उनके लिए ये सुविधा होता है। 18 छक 108, तो 108 लिख दिए, और एक 0 यहाँ पर बचा हुआ था, एक 0 लिख दिए, आ गया 1080। बात समझ रहे हैं? आप लोग इंग्लिश में याद किए होंगे टेबल, तो उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? चलिए, और जिनका कैलकुलेटर अलाउ है वो इन सब विचारधाराओं में नहीं पढ़ेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, अच्छा जिनका याद है उनको सब दिख रहा है, तुम्हारे तो मजे हैं नहीं। चलो आगे करते हैं फटाफट हम लोग। ये कितने तारीख का था? 6 का, है ना। 6 के बाद 8 को देखोगे, 8 को क्या बोला है? पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक
ऑन SBI। तो पैसा मेरा गया है सैलरी में, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा कितने का 8700 है ना। 8 तारीख, 8 का डेट देंगे, लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, और चेक से गया है तो बैंक में लिखेंगे। SBI से गया ना तो SBI में लिख रहे हैं 8700। अब देख रहे हो, अब आगे का चीज सिंपल लग रहा है, बस शुरू में देखें 2 बैंक था, माइंड में क्या हो गया, कंफ्यूजन आ गया। कभी भी तुरंत सब कुछ नहीं सोचोगे, 1-2 स्टेप आगे बढ़ोगे, चीज आपको क्लियर होती हुई दिखेगी। उसके बाद हम लोगों का 8 का हो गया। 8 के बाद देखो 12 को क्या लिखा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI 8500। ये वाली पॉइंट बहुत बार आपको बताई गई है। कैश हम लोग बैंक में जमा किए, कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ेगा और कैश से घटेगा। तो पहले डेबिट में लिखेंगे, कितना तारीख है 12, टू कैश अकाउंट कितना रुपए का है, SBI में जमा हुआ ना 8500 कर दिए SBI में जमा, दिख रहा है ना। और इधर भी आएगा क्योंकि कैश से पैसा निकला है बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है तो C लिखेंगे और कैश में दिखा देंगे 8500। आराम से करोगे, हड़बड़ाओगे नहीं कभी भी। बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, जान जाते हैं कि दोनों जगह रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड भी कर देते हैं, लिख देते हैं मिस्टेक। हमेशा ये ध्यान रखोगे, बहुत सिंपल बात है और बार बार हर सम्स में बोलते हैं, नाम हमेशा ऑपोजिट जाएगा। जैसे बैंक में पैसा जमा हुआ तो नाम किसका लिखे हैं, कैश का, दिख रहा है। और यहाँ पैसा किससे निकला, कैश से, तो नाम किसका लिखा गया, बैंक का। ठीक, नाम हमेशा ऑपोजिट रहेगा। बेसिक बातें ध्यान में रखते रहिए, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे आपका मैटर और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। लेकिन बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें को एक्सेप्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब ये क्लियरेंस मिलता है। हो गया ये 12 के बाद बोलो 16 को क्या लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम रूपसा डिपॉजिटेड विथ PNB। चेक पाए और उसी दिन जमा भी कर दिए, तो पैसा तो बैंक में चला गया। पैसा बैंक में चला गया मतलब बढ़ा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे किसके नाम से, रूपसा के नाम से। कितना तारीख को, 16 तारीख को। तो यहाँ 16 का डेट दे दें और लिख दें टू रूपसा अकाउंट, कितने का है 10,500। ठीक है, और किस बैंक में बोला था, PNB, सही लिखे ना, PNB में 10,500। ठीक है, उसके बाद 20 को क्या बोला है, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB बाय NFT। ठीक है, बैंक का प्रोसेसिंग है। बैंक के प्रोसेसिंग में हम लोग क्या किए कि SBI से अमाउंट ट्रांसफर किए हैं PNB में। जैसे कैश से बैंक में जाता है, कैश से बैंक में जमा होता है तो कॉन्ट्रा एंट्री बनता है ना, एक का डेबिट में रिकॉर्ड होगा, एक का क्रेडिट में। यहाँ भी वही होगा, एक बैंक में जमा हुआ, किस में जमा हुआ, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB, मतलब PNB में जमा हुआ तो PNB के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और SBI से निकला है तो SBI के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। कितना रुपए का है, 6,000। कितने तारीख का है, 22, 20। यहाँ लिखेंगे टू SBI अकाउंट और PNB में पैसा डाल देंगे, कितना बोले 6,000। 6,000 है, हाँ 6,000 है, PNB में जमा हो गया और निकला किससे, SBI से। तो यहाँ क्रेडिट में SBI का आ जाएगा, किसके नाम से, PNB के नाम से। नाम हमेशा किसका रहेगा, ऑपोजिट। और हम लोग यहाँ पर SBI से निकाल ले पैसा, कितने का, 6। हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री है ये भी, दोनों साइड जहाँ रिकॉर्ड होगा इसमें दे दोगे कि वो कॉन्ट्रा एंट्री है LF के कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो
22 तारीख को अमाउंट रिसीव बाय चेक फ्रॉम घोषाल। अच्छा, ये वाली लाइन जब भी आएगी कि किसी से चेक रिसीव किए हैं तो हर सम्स में बार बार बोले हैं कि आगे का ट्रांजैक्शन जरूर देखोगे कि उस चेक का वो क्या किया है। मिला? ठीक उसके बाद वाले डेट में ही दिख गया तुमको 24 तारीख को डिपॉजिटेड घोषाल चेक विद SBI। इसका मतलब 22 तारीख को जब चेक पाया था तो वो अपने पास रखा था, और जब भी अपने पास रखेगा तो माना जाएगा कि मेरे किस में रखा हुआ है, कैश में, तो मेरा कैश बढ़ जाएगा। ठीक, कितने तारीख का है, 22 का। 2 घोषाल से पाए हैं, कैश में रख देंगे। कितने का चेक था, बेकार पूछ रहे हैं तुम लोगों से, मरा हुआ ऑडियंस है एकदम। 22 तारीख का है, चेक रिसीव किए हैं हम लोग कितने का, 9500 का। कैश में लिख देंगे 9500। और 24 तारीख को बोला है कि ये चेक हम लोग डिपॉजिटेड किए हैं किसमें, SBI में, और वहां देखो अमाउंट नहीं दिया, डैश है, तो अमाउंट नहीं रहेगा, कौन सा अमाउंट लिया जाएगा, जो चेक का अमाउंट है वही लिया जाएगा। तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे और जमा कर देंगे किसमें, SBI में। लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री होगा ये, SBI में जमा हो गया 9500, और कैश से निकला है यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश से निकाल देंगे कॉन्ट्रा एंट्री लिखकर 9500। देखिए कैश में बढ़ा था, दूसरे दिन हम लोग वो चेक बैंक में जमा किए तो कैश से निकलेगा ना, कैश से निकल गया, दिखा। तो अल्टीमेटली क्या है, 24 तारीख को कैश मेरा नील हो गया उस चेक का, और चेक जमा हो गया किसमें, बैंक में। लेकिन जिस दिन तुम पाओगे उस दिन माना जाएगा कि वो क्या है, कैश में रखा गया है, इसलिए कैश को उस दिन क्या करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कितने तारीख को, 26 को कैश विथड्रॉन फ्रॉम SBI फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा जब भी निकलेगा कैश बढ़ेगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। 26 तारीख को 2 बैंक से निकाले है ना, SBI अकाउंट कितने का, 3400। ठीक, तो कैश तो बढ़ गया और SBI से निकला है तो बैंक में घटेगा, बाई कैश बोलकर किसमें लिख देंगे, SBI में 3400, और ये भी हो गया क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। समझ रहे ना? नेक्स्ट देखो, कैश ड्रॉन फ्रॉम ऑफिस कैश बॉक्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब निकाला जाता है क्या हो जाता है, ड्राइंग्स, पैसा निकाला है, घटा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। और कितना तारीख है, 28 तारीख को दिया हुआ, 28 को बाय ड्राइंग्स लिखेंगे, कैश से निकाले हैं ना, तो कैश में दिखा देंगे कितने का, 1500। उसके बाद लिखा है SBI अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 100 रुपए का। SBI वाले बैंक ने आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया। सिंपली सोचो कि तुम्हारा पैसा बैंक में बढ़ा होगा या घटा होगा, बढ़ा होगा। पैसा बढ़ा है, किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। कितने तारीख को, 29 को। 2 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, कौन सा बैंक दिया, तो SBI में दिखा दीजिए 100 रुपए। और उसके बाद लिखा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय PNB
जैसे ऐसा नहीं कि वो लोग खाली इंटरेस्ट देता है, कभी कभी चार्ज भी काटता है, होता है कि नहीं? तो चार्ज काटेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो क्रेडिट में हम लोग दिखा देंगे। कितने तारीख का है ये? 30 को है। बाय बैंक चार्जेस बोलकर दिखाएंगे। बैंक चार्जेस कितना? 150। किस में? पीएनबी में। और कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं। अप्रैल का महीना 30 का ही होता है ना, तो हम लोग यहाँ 30 का ही डेट देंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस शीट। अच्छा, एक बात यहाँ पर सुन लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं बोलता हूँ कि डेबिट का जोड़ना है और क्रेडिट का घटाना है, बोलता हूँ ना कि इधर ज्यादा रहेगा, आप उस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बैंक वाले कॉलम में उल्टा भी हो सकता है, बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट में भी ज्यादा हो सकता है अमाउंट। बात समझे? इसे जोड़ने से पहले देख लेना कि किस साइड में अमाउंट ज्यादा है, पहले उसको ऐड किया जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले कैश का ही करो। कर रहा है कोई? कैश में होगा डेबिट साइड का 45900। 45,900 45,900 आ रहा है क्या कैश में? 45,900, ये 45,900 डेबिट में है ना। यहाँ भी लिख देंगे 45,900 और ये सब माइनस करके जो बचेगा वो बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए माइनस करके। एसबीआई में होगा 28,700। एसबीआई में कितना बोले? 28,700। 28,700। और पीएनबी में भी डेबिट में ही ज्यादा है, 16,500 है ना। ये टोटल करके बता दी। वैसे जानते जब एक टोटल करोगे ना तो साथ ही साथ उसका क्रेडिट वाला माइनस भी कर लोगे, इससे तुम्हारा समय बचेगा। वैसे आप पहले टोटल कर लो, बाद में माइनस करो, किसी तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे एक एक का करोगे तुम्हारा समय थोड़ा बचेगा। जैसे ये टोटल किए ना, इतना आया तो लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, इसको भी माइनस कर देते, तो इसका बैलेंस अपने को पता चल जाता। कीजिए माइनस करके बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। किसका? कैश का? 6240। चलिए भाई, एक तो मिल गया। और हम लोग अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई फर्स्ट को मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस एसबीआई का होगा 6240। एसबीआई का बैलेंस बता रही है 10600, 10,600। और भी लोग देख लीजिए, ठीक है। टोटल में कितना था उधर? 28,700। सही है। पीएनबी का 6390। 6390 आ रहा है पीएनबी का। 6390। टोटल में था 16,500, उसमें से ये माइनस कर दिया गया दो अमाउंट, इतना बचा बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ बीडी उतर जाएगा 6390, है ना। ये तो समझ चुके हैं।
30 तारीख को क्लोजिंग हुआ, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, मई, तो नेक्स्ट डेट आ जाएगा मई 1 का, और टोटल के नीचे ये करते हैं। बात समझे? बहुत सारा लोग मिस्टेक इसमें करता ही रहता है, कितना बार भी बोल ले टीचर। ये जो बैलेंस बीडी हो रहा है ये कहाँ पर होता है, टोटल के नीचे। जो सीडी वाला अमाउंट रहता है वो कहाँ होता है, टोटल के ऊपर। बात समझे? इसको कितनी बार भी रिपीट किया जाए कोई ना कोई मिस्टेक करता ही रहता है। चलो हो गया, आप लोग देख लीजिए इसको 2 मिनट, अगर मन में कोई कंफ्यूजन है फिर से पूछना, मैं बता दूंगा।